हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास इस सीरीज़ में हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको सिलेबस रिवाइज करा रही हूँ, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताते हुए चल रही हूँ, प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चल रही हूँ। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने पॉलिटी डिस्कस की है, आधुनिक भारत के प्रश्नों को डिस्कस किया है और अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और ये पर्यावरण की थर्ड क्लास है। तो अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा क्लास। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों को होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया गया है, प्लस यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, प्लस क्लास यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड होगी जिसमें कुछ टेस्ट आपके फुल टेस्ट होंगे, प्लस कुछ टेस्ट आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और अभी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो ये 61st क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है पहले के 2 लेक्चर्स में। यहाँ ध्यान दीजिए, पिक द करेक्ट नंबर ऑफ एसडीजी एज स्टेटेड बाय यूएनओ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं ये प्रश्न पूछा गया है। एसडीजी गोल्स जो है वो आपके सारे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर भी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा दे रहे हो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि आपको एज इट इज़ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। देखिए क्लास, एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिखो। देखो, अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा गया कि सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किस रिपोर्ट में की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सबसे पहली बार 1987 में, जस्ट राइट डाउन क्लास, 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में की गई थी। इसको लिखिए आप लोग, परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, यूपी की ब्रंटलैंड रिपोर्ट में 1987 में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी और इस रिपोर्ट का थीम क्या था? वो था आवर कॉमन फ्यूचर। इसको भी नोट कर लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, सतत विकास की बात सबसे पहली बार 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में की गई थी और ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जो थीम था, जो कोर था, वो था आवर कॉमन फ्यूचर। इसको भी नोट कर लीजिए। अब सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम प्रेजेंट जनरेशन की बात करते हैं और हम फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं। मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है हम उनकी नीड्स को इस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा फ्यूचर की पीढ़ी है, उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि अपनी ज़रूरतों को तो पूरी करो लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को बचा कर रखो, रिसोर्सेज को बचा कर रखो, नेचुरल रिसोर्सेज को।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो 17 गोल्स हैं उनके बारे में कब बोला गया, तो वो था आपका 2015 में। याद रखिएगा, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य, जो कि एसडीजी गोल 17 है आपके, उनको निर्धारित किया गया था। ये याद रखिएगा, एसडीजी गोल की जब हम बात करते हैं तो वो 2015 में आए थे और 17 गोल्स थे आपके। चलिए, अब वो गोल कौन कौन से हैं, कई परीक्षा में तो यही पूछ लिया जाता है कि गोल 1 क्या है, गोल 2 क्या है, गोल 3 क्या है, गोल 4 क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम एसडीजी 1 की बात करते हैं तो एसडीजी 1 जो है वो नो पॉवर्टी से रिलेटेड है। आप खुद सोचो, सबसे पहले हम गरीबी को खत्म करेंगे। जैसे ही आप गरीबी को खत्म करेंगे, गरीब के पास पैसे आएंगे तो वो सबसे पहले अपनी भूख खत्म करेगा। तो सेकेंड गोल क्या है, जीरो हंगर। जैसे ही वो कुछ उसके पेट में कुछ खाना जाएगा, उसकी हेल्थ क्या है, अच्छी हो जाएगी। तो तीसरा गोल क्या है, गुड हेल्थ। अब बताओ, कोई गरीब था, आपने उसको खाना दिया, उसने भोजन किया, उसके शरीर में एनर्जी आ गई, तो अब वो क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। तो तीसरा है गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। याद रखिएगा, अब जब वो एडुकेट होगा तो उसको एक चीज समझ में आ जाएगी, ये जो भेदभाव होते हैं लड़का लड़की में, ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो वो जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा। 5 गोल याद हो गया आपको स्टोरी के फॉर्म में, बताओ 5 गोल याद हुए कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, गरीबी खत्म किया। जैसे ही गरीबी खत्म किया, भुखमरी खत्म हुई। भुखमरी खत्म हुई, हेल्थ अच्छी हुई, गुड हेल्थ हो गया। गुड हेल्थ हो गया तो अब जाओ शिक्षा लो, तो एजुकेशन हो गया। एजुकेशन जैसे ही प्रोवाइड किया गया, हमको समझ में आ गया कि ये जो भेदभाव है वो कुछ नहीं होता है, तो जेंडर इक्वालिटी की बात की गई। 5 गोल याद हो गए। छठवां गोल देखो, हम क्लीन वाटर की बात करते हैं। 7th में हम अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। 8th में डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। 9th में इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात होती है। और 10th में रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात होती है। देखिए, पांचवा गोल जो है उसमें हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और 10वें गोल में हम रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, एक इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी सोसाइटी में हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 6वें में क्लीन वाटर की बात की गई है, पानी की बात की गई है, तो क्लीन वाटर 6वें में क्लीन वाटर। फिर उसके बाद 7वें में हम किसकी बात करते हैं, बताओ। 7वें में हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। 8वें में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। 9वें में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। 10वें में रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात होती है। 11 में हम सस्टेनेबल सिटीज की बात करते हैं। 13 में 12 देख लो पहले, 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात करते हैं। 13 में हम क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं। 14 में लाइफ बिलो द वाटर की बात होती है। 15 में लाइफ ऑन लैंड की बात होती है। 16 में पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात होती है। और 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल की बात होती है। ठीक है, तो ये 17 गोल आपको याद होनी चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी भी तरीके से याद करो जिसमें आपके परीक्षा में 6वें गोल के बारे में पूछा गया, क्लीन वाटर के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। 15, 16, 17 आपको याद रखना है। 14, 15, 16, 17। 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर। 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। 16 क्या है, पीस एंड जस्टिस की बात की गई है। और 17 को हम देखेंगे तो पार्टनरशिप की बात की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर अभी तक नहीं रटा है तो रट लो कि किसी ना किसी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा, और मिलता है। पीसीएस में भी बनता है, पीसीएस मेंस में भी बनता है, इंटरव्यू में भी प्रश्न बनता है। यूपीएससी में अपीयर होते हो, वहाँ पर भी एसडीजी गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी की परीक्षा देते हो, वहाँ पर भी यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये गोल्स तो आपको एकदम रटे होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा भाग सुंदरलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है, तो बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर मिजोरम दिया है, निकोबार द्वीप समूह दिया है, लक्षद्वीप समूह दिया है और त्रिपुरा दिया है। तो 62 का जो आपका सही उत्तर है वो है निकोबार आइलैंड, जो है वो सुंदरलैंड का हिस्सा है। यहाँ पर बी देख लीजिए आप। अगर हम बात करें, ये देखिए आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें भारत में, तो वेस्टर्न घाट आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, इधर हिमालयन रीजन वाला, ठीक है, और इधर सुंदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरलैंड में आपका निकोबार आइलैंड भी इंक्लूडेड है।
ये प्रश्न अच्छा था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है इसका उत्तर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो आपको समझ में आ जाता कि यहाँ पे जो सुंडालैंड का हिस्सा होगा निकोबार आइलैंड। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। इसको नोट डाउन करो क्लास, जो बता रही हूँ एक पॉइंट। जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है नॉर्मन मायर्स द्वारा। इसको लिख लो एक जगह, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं तो उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होती हैं। वो क्राइटेरिया क्या होते हैं इसको समझ लो। पहला क्राइटेरिया क्या है कि मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक वस्कुलर प्लांट। ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे एंडेमिक वस्कुलर प्लांट होने चाहिए जो कि खाली वहीं प्रेजेंट हो। मैंने आपको बताया था ना कल की क्लास में, एंडेमिक मतलब जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं उसी स्थान में ये स्पेशल प्लांट्स मिलते हो। तो कितनी वैरायटी होनी चाहिए? एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक वस्कुलर प्लांट्स। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है वहां पर थ्रेड बहुत है, ठीक है। मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। ध्यान दीजिए, 70% ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन पहले से ही आपका खराब हो चुका हो, लॉस हो गया हो, तब ऐसे एरिया को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूंगी जानबूझ के, तो मुझे उत्तर बताना। चलो, मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली। मैं बहुत अमीर हूं और मैंने एक बहुत बड़ी सी जमीन खरीद ली, ठीक है। अब उस जमीन में मैंने 5000 किस्म के प्लांट्स लाके लगा दिए। एक बहुत बड़ा प्लॉट ऐश्वर्या मैम ने खरीद लिया है और उस प्लॉट में 5000 वैरायटीज के प्लांट्स लाके ऐश्वर्या मैम ने लगा दिए हैं, ठीक है। 5000 वैरायटी के। तो क्या बताओ, जो पहली कंडीशन है हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने की, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है? वो फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1500 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक वस्कुलर प्लांट, जो कि वहीं पर पाए जाते हो। ऐश्वर्या मैम ने तो इतना बड़ा प्लॉट खरीद के 5000 के किस्म की वैरायटीज के प्लांट्स लगा तो दिए हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं पाए जाते हैं। मैम दूर दूर से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन, दूसरे देशों से पेड़ ला ला के लगा रही हैं। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। पहला क्राइटेरिया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का आपको यही याद रखना है कि 1500 एंडेमिक वस्कुलर प्लांट एटलीस्ट वहां पर होने चाहिए। एंडेमिक शब्द को छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा मत करना कि बाहर से पेड़ लाके लगा देना और कह देना अरे अब क्या किया, 5000 पेड़ लाके लगा दिए हैं अलग अलग विभिन्न वैरायटीज के, अब चलो इनको काटते हैं और कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करिए, क्योंकि थ्रेड है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंडेमिक वस्कुलर प्लांट्स आपको याद रखना है 1500, प्लस आपको याद रखना है कि वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ हो, मतलब लॉस हुआ हो, एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन जो है वो आपकी खतरे में है या खत्म हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। मस्ट हैव लॉस्ट मतलब खत्म हो चुकी, एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन, तब हम उसको डिक्लेयर करते हैं क्या? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट किसने दिया है बताओ? नॉर्मन मायर्स द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर हम विश्व में देखें कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड की बात मैंने की है। आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो बताइए। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बायो जियोग्राफिकल रीजन? कितने बायो जियोग्राफिकल रीजन में भारत को विभाजित किया जाता है? 10, 15, 6, 20। तो ये इसका उत्तर है 10। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ए आपका सही उत्तर है। अब देखो, बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो 10 बायोजियोग्राफिक जोन है, जिसमें आपका ट्रांस हिमालय, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड जोन, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड और कोस्ट आपके आ जाते हैं। तो इस तरीके से 10 बायो जियोग्राफिक जोन में भारत को डिवाइड किया गया है।
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, महत्वपूर्ण चीज आपको बता रही हूँ। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पर लोकेटेड है पूछा गया है, बताइए। चेन्नई, न्यू दिल्ली, नागपुर या फिर गुरुग्राम। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है कि जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वो चेन्नई में लोकेटेड है, याद रखिएगा। ठीक, कहाँ पर? चेन्नई में। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 65th क्वेश्चन को। इंडो बर्मा रीजन इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस दिया गया है, ठीक है। बेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री प्लेस, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? इंडो बर्मा रीजन जो है वो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था, हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। और आपके परीक्षा में पूछा गया है निकोबार आइलैंड किसका पार्ट है? तो सुंडालैंड का पार्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है? तो कौन सा आपका इको फ्रेंडली है, बताइए, जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है? न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आप सभी को पता है, जब भी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं। बी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट APS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्लास, एक चीज मैं जानती हूँ कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं बने हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में इन्वायरमेंट के जो प्रश्न है वो सरल ही है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उतनी जानकारी मैं क्लास के दौरान आपको दे दूंगी, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। अब इस प्रश्न को देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बार्बेट एंड ग्रेचिंड मिनीवेट आर टाइप ऑफ, ये क्या है? ये बर्ड्स है। मुझे लगता है ये प्रश्न जो है इन्होंने UPSC से कॉपी किया था, ठीक है, वहां पर ये प्रश्न शायद पूछा गया था। तो ये सारे जो वैरायटीज दिए गए हैं, फ्रॉग माउथ, कॉपरस्मिथ, बार्बेट, ठीक है, ग्रेचिंड, मिनीवेट, ये सारे आपके बर्ड्स की वैरायटी है। तो डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए, 2021 का ये प्रश्न है और ये करंट का प्रश्न था। तो उस समय 2021 में पूछा गया था कि कौन सा नया रामसर साइट भारत में जोड़ा गया है। तो उस समय के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आप अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखना है कि एग्जाम में अपीयर होने के पहले अगर भारत में किसी नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है तो वो आप पढ़ के जाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है। जब भी आपकी परीक्षा होती है उसके पहले करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा क्या हाल फिलहाल में कोई नया रामसर स्थल जोड़ा गया है कि नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत में हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में कौन सा रामसर स्थल कहाँ पर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। मैं आपको बताऊंगी, जो स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको ये ट्रिक पता भी है, उनको एक ही बार में रामसर स्थल याद हो जाता है, ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। चलो ध्यान से सुनना कि जब हम बात करते हैं सारसाई की, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे सारसाई की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, ये आपका इटावा में है, ठीक है। अब आपको पता है जो साईं हैं, साईं बाबा को आप लोग ने देखा है वो किस पर बैठे रहते हैं, उनकी मूर्ति पे वो ईंटे पे बैठे रहते हैं। तो सर साईं याद रखिएगा कहाँ पर है, इटावा में है, इटावा में, ठीक है, क्लियर है। चलो, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं संत कबीर नगर की, तो ध्यान रखिएगा जो कबीर जी हैं उनको खीरा खाना पसंद है, तो बखीरा कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। 2 याद हुए, बताओ। सर साई की बात करेंगे, जब हम सर साई की बात करेंगे तो साई किस पर बैठे रहते, ईंटे पे बैठे रहते हैं, तो सर साई कहाँ पर है, इटावा में है, याद रखिएगा। कबीर जी को क्या खाना पसंद है, खीरा पसंद है, तो संत कबीर नगर में कौन सा आपका है, बखीरा है, ठीक है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिएगा,
ठीक है। अब देखो रायबरेली की बात करते हैं और यहाँ पर समसपुर बर्ड सेंचुरी है। देखिए भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पर अगर आप किसी से राय मांगोगे ना तो सब लोग, जितने भी समस्त लोग हैं, सब लोग हैं, आपको राय देने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। राय लेना है तो हमसे आके लो, मदद कोई नहीं करेगा लेकिन राय देने के लिए सब तैयार हैं। तो बताइए समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में है। याद हुआ? एक बार रिपीट करूं, अगर हम सरसाई की बात करेंगे, साई किस पर बैठते हैं? ईंटे पे बैठते हैं, तो सरसाई कहाँ पर है? ये इटावा में है। ठीक है। कबीर जी को खाने में क्या पसंद है? खीरा पसंद है। तो संत कबीर नगर में कौन सा आपका वेटलैंड है? तो बताइए यहाँ पर है आपका बखीरा, याद रखिएगा, बर्ड सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपसे कि राय देने के लिए भारत में तो सब लोग हैं, तो रायबरेली में कौन सा है? समसपुर है। रायबरेली समसपुर, सब लोग समसपुर, ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्लास, ध्यान दीजिएगा, नवाबगंज की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? उन्नाव है। आपने अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जो लोग नवाब लोग होते हैं वो कौन सा गाना सुनते हैं? उन आंखों की मस्ती में। ठीक है। तो उन्नाव में कौन सा है? नवाबगंज है। नवाब लोग कौन सा गाना सुनते हैं? उन आंखों में। ठीक है। तो उन्नाव में नवाबगंज। ठीक है। नवाबगंज उन्नाव, ऐसे करके याद कर लो। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? उन्नाव में है। ठीक है। अब ध्यान रखो सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरदोई में है। अब बताओ क्लास, अगर आपके सामने सांड आ जाएगा तो आप उससे लड़ोगे ना? आप उससे हार मान जाओगे। तो सांडी कहाँ पर है? हरदोई में है। याद हो गया होगा। चलो फिर यहाँ पर ध्यान रखिए, सुर सरोवर की जब हम बात करेंगे तो मिले सुर मेरा तुम्हारा कहाँ पर? ताजमहल में, आगरा में। ठीक है। याद रखिएगा, आगरा हो गया। ठीक है। अब मैनपुरी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर है समन बर्ड सेंचुरी। ये जो मैन लोग होते हैं ना, मैन लोग, उनको हमेशा सम्मान चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? सम्मान चाहिए रहता है। तो समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? मैनपुरी में है। इतना याद हुआ। एक और याद रखना है, याद रखिएगा, पार्वती अर्गा की जब हम बात करेंगे तो ये गोंडा में है। ठीक है। चलो रिपीट कराओ, तुम लोग बोलना। ठीक है। हमने बात किया सरसाई, साई किस पे बैठे रहते हैं? ईंटे पे। ठीक है। तो सरसाई कहाँ पर है? इटावा में है। ठीक है। दूसरा मैंने आपसे बोला कि जितने समस्त लोग हैं, सब लोग, ये हमेशा क्या देने को तैयार रहते हैं? राय। ठीक है। तो रायबरेली में कौन सा है? समसपुर है। ठीक है। जो मैनपुरी है, जो मैन लोग हैं, उनको हमेशा क्या चाहिए रहता है? सम्मान चाहिए रहता है। हर बात पे ईगो लेके बैठ जाते हैं, इनको सम्मान देते रहो। तो ठीक है, ये हो गया। गुस्साना मत कि मैम आप तो एकदम बायस्ड हैं, मैं आपको याद करा रही हूँ। तो सम्मान बर्ड सेंचुरी कहाँ पर हो गया? मैनपुरी में हो गया। उसके बाद उन आंखों में, जब उन्नाव की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? नवाबगंज में है। याद हो गया होगा। सांड सामने देखोगे तो हार मान लोगे, तो सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरदोई में है। याद हो रहा है ना? और कौन सा बचा? रायबरेली हो गया, ये हो गया। हाँ, सुर सरोवर, मिले सुर मेरा तुम्हारा कहाँ पर? आगरा में। ये याद रखिएगा। और कबीर जी को खाने में क्या पसंद है? खीरा, तो बखीरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, एक दो बार रिपीट करेंगे, आपको खुद याद आ जाएगा एग्जाम में ये ट्रिक। अब देखिए क्लास, 2026 में हम कुछ रीसेंट रामसर साइट्स देखते हैं जो कि ऐड हुई है। जैसे सीखा झील बर्ड सेंचुरी जो है वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ऐड हुई है रामसर साइट में। इसको याद रखना, सीखा झील, सीखा कहाँ पर? अलीगढ़। ठीक है। अलीगढ़ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही सीखा होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, सीखा सीधे होते हैं, ऐसे करके सीखा अलीगढ़ करके याद रख लीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए चाहरी धान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की हम बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में ऐड हुआ है। और पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर ऐड हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में और सीखा झील बर्ड सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार पढ़ेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ मेजर रामसर साइट्स देख लेते हैं। जैसे जो पहला रामसर साइट्स था वो आपका कौन सा है? चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर भितनकर्णिका मैंग्रोव, याद रखिएगा, भितनकर्णिका कहाँ पर है? बताइए, ये उड़ीसा में है।
सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कई बार पूछा गया है। लोग सुल्तानपुर देखकर उत्तर प्रदेश समझ लेते हैं, लेकिन सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है, याद रखिएगा। कुलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। लोनार लेक कहाँ पर है, जो कि एक क्रेटर लेक है, महाराष्ट्र में। लोटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। केवलादियो घाना नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। ये बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है, ये कई परीक्षा में रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा में है। बीतनकर्णिका मैंग्रोव कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। कुलेरू झील आप सभी को पता आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोटक मणिपुर में है। और केवलादियो की हम बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। डन। चलो और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे बताती रहूंगी। अच्छा, वेटलैंड डे हम कब बनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस हम किस दिन मनाते हैं, तो 2 फरवरी को, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो बताइए भारत में बायोडायवर्सिटी एक्ट आपका कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे 2002 में, ठीक है। बायोडायवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट भारत में 2002 में आया है। मैंने आपको बताया था वन जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में भी पूछता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको याद रखना है 1986। ये दोनों तो कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, 2002। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोडायवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 22 मई को, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। क्लियर है क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेशनल इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी पूछा गया है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी, बताइए भावनगर, जामनगर, मुंबई या फिर पुडुचेरी, तो आपका सही उत्तर क्या है, जामनगर में, बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ARO परीक्षा में। अगला देखते हैं, हाउ मेनी रामसर कन्वेंशन कंजर्वेशन साइट्स हैव बीन इनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया। क्लास ये 2021 में था, तब इसका आंसर 62 था, 62 था। अब 99 समथिंग साइट्स आपकी हो गई हैं, वो आप करंट में देख लेंगे, ठीक है, वो करंट का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे ऑब्जर्व। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब हम बायोडायवर्सिटी डे की बात करेंगे तो ये कब मनाया जाता है, 22 मई को। 22 मई को हम बायोडायवर्सिटी डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 73rd क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। अब ध्यान दीजिए, जहां पर भी एंथ्रोपोजेनिक दिया होता है ना, इसका मतलब ये किसके द्वारा बनाया गया है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस द्वारा, ठीक है, ह्यूमंस द्वारा। तो बताओ फ्रेश वाटर, क्या फ्रेश वाटर ह्यूमंस बनाते हैं, नहीं। ग्रासलैंड हम बनाते हैं, रेन फॉरेस्ट हम बनाते हैं, या फिर क्रॉपलैंड हम बनाते हैं। तो आपको पता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम और आप करते हैं, ठीक है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो क्रॉपलैंड जो है, जो फसल भूमि है, ये आपका एक एंथ्रोपोजेनिक बायोम है, एंथ्रोपोजेनिक, याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास, डी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एनवायरनमेंट के जो प्रश्न है वो आसान है, तो आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। रामसर कन्वेंशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बार बार रामसर साइट्स की बात कर रही हूँ, वेटलैंड्स की बात कर रही हूँ, आर्द्र भूमि की बात कर रही हूँ, तो ये किससे रिलेटेड है, ए से, ठीक है। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, थार डेजर्ट में, इंडो गैंगेटिक समतल भूमि में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में। अभी जब हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने वेस्टर्न घाट की बात की थी। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता भी कहाँ पाई जाती है, इन चारों में से वेस्टर्न घाट में, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, जब हम बात करते हैं भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि किसका हिस्सा है, सुंडालैंड का हिस्सा है, और इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, 4th आप मतलब 4 ये हो गए आपके।
76 क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, बताइए, कांटेदार जंगल में, शंकुधारी वन में, अल्पाइन वन में, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वन में। तो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है इन सब में से आपकी पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ध्यान दीजिएगा क्लास, आपको बताऊं एक चीज, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, ये पोल होता है आपका, आप सभी को पता है ये क्या है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये मेरे सारे विद्यार्थियों को पता होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, ये इक्वेटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, जब हम इक्वेटर से, विषुवत रेखा से पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ मूव करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, वो क्या होती है, वो रिड्यूस होती है, वो घटती जाती है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती जाती है। इसी तरीके से जब हम इधर इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, तब भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको इक्वेटोरियल रीजन में मिलेगा। हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम इधर टैगा और टुंड्रा रीजन की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी आपकी बहुत ही कम होती है। क्यों? टुंड्रा रीजन कैसा है, एक ऐसा लैंड जो कि आपका सालों साल, मतलब पूरे साल बर्फ से ढका होता है। वहाँ पर अगर आप जीव जंतु ढूंढने जाएंगे तो बहुत कम ही आपको मिलेंगे। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में जब हम देखते हैं तो घने जंगल हमको मिलते हैं, और उन घने जंगल में अलग अलग तरीके के जानवर, पक्षी हमको देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम इक्वेटर से, विषुवत रेखा से पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो जैव विविधता होती है वो घटती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोगों के बुक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कर्तव्य है आपको बताना। हो सकता है अगली बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। ये वैसे पूछा गया था यूपीएससी में और पीसीएस में, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज, उसमें लिखा था, जो कि गलत था, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में लिखा था कि जब हम किसी माउंटेन पर चढ़ते हैं, किसी भी माउंटेन पर चढ़ते हैं तो माउंटेन के बॉटम से जब हम हाइट पर जाते हैं तब भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो आपकी घटती है। ये ध्यान रखिएगा। जब भी हम किसी माउंटेन की चढ़ाई करते, किसी हिली एरिया पे चढ़ते हैं तो बॉटम पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप पीक पर जाते हैं जैव विविधता कम होती जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। डी आपका सही उत्तर था यहाँ पर। अब देखो, वेटलैंड दिया गया है और बताना है आपका कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। 77वां क्वेश्चन है ये। तो बताइए, बेरीला दिया गया है, ठीक है, फिर सख्या सागर दिया गया है, रुद्र सागर दिया गया है, कलिवेली दिया गया है। तो ABCD में से जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है कलिवेली, ठीक है। कलिवेली की जब हम बात करते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। वैसे कलिवेली बहुत फेमस है, कई बार ज्योग्राफी में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं कि कलिवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। चलो आगे देखिए, यहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C एग्जाम में 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बताइए, 78 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। क्लास, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप सभी को पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, बताओ, चलो मुझे बताते चलो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में आया है? ये अधिकतर बच्चों को पता है, 1972 में। अब ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें या फिर हम नेशनल पार्क्स की बात करें, इसे नोटिफाई किया जाता है किस एक्ट के तहत? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, बताइए, वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं, 79th क्वेश्चन को देखिए। हॉर्नबिल दिया गया है, गैंगेटिक डॉल्फिन दिया गया है, एशियाटिक चीता दिया गया है, संगाई दिया गया है। आपको बताना है कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा आपका रेयर है, कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा वनरेबल है। तो बताइए, तो 79 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? जब हम हॉर्नबिल की बात करते हैं, जब हम हॉर्नबिल की बात करते हैं तो ये आपका रेयर है, दुर्लभ है, ठीक है। जब हम गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करते हैं तो वनरेबल हो गया आपका, ठीक है। एशियाटिक चीता आप सभी को पता है एक्सटेंट हो गया था, लुप्त हो गया था एशियाटिक चीता। बाद में बाहर से अफ्रीकन चीता को भारत में री इंट्रोड्यूस कराया गया था, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में, ये न्यूज़ में था, ठीक है, री इंट्रोड्यूस कराया गया था। और संगाई जो है वो इंडेंजर्ड है। बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा सी में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको यही पता होता कि जो सी है वो आपका क्या होगा, वो आपका एक्सटिंक्ट होगा, तब भी आप थोड़ा हिंट कर सकते थे। ये न्यूज़ में रहता कि जो एशियाटिक चीता थे वो भारत में पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसी वजह से अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया था मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, याद रखिएगा। 80th क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति अब केरल के कुछ भागों में पाई जाती है? तो बताइए, नीलगिरी तहर, यूरियाल, भरल या फिर काला हिरण। 2023 में पूछा गया प्रश्न है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरोप परीक्षा में। तो 80 का आपका सही उत्तर क्या है? नीलगिरी तहर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था नीलगिरी तहर जो है वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं और वो वहाँ के एंडेमिक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। क्लियर है क्लास? तो ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था, ये आखिरी प्रश्न था। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और इंक्रीज करेंगे। लेकिन आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं अभी आपका 10 मिनट लूँगी। किस चीज़ के लिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने के लिए। तो चलो नोट डाउन करो, अभी भाग मत जाओ, अभी नोट डाउन करो। सबसे पहले पूछा जाता है आपके परीक्षा में कि इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया है? इकोलॉजी। तो लिखो, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जो इकोलॉजी टर्म है वो दिया गया है, कॉइन किया गया है अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। लिखो इसको, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। लिखो, पहला इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया है? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया है। दूसरा टर्म लिखो इकोसिस्टम। कल की क्लास में मैंने आपको बताया है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया है? बताओ, टांसले द्वारा। तो आर्थर टांसले द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया है। लिखो, एजी टांसले भी कई जगह दिया गया रहता है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में चीज़ें पढ़ाई है कि जब भी हम इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे तो उसमें जैविक अजैविक घटक दोनों होने चाहिए, ठीक है, और उन दोनों के बीच में अंतःक्रिया भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम को डिफाइन करते समय याद रखिएगा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होने चाहिए, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए और दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए। इकोसिस्टम जो है वो छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, मैन मेड इकोसिस्टम भी हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकता है, बस दोनों घटक मौजूद होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया है। थर्ड हम देखते हैं, नीच की हम बात करते हैं। यहाँ से भी आपके परीक्षा में, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बने हैं कि ये जो नीच टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो जोसेफ गिर्नल द्वारा। इसको लिख लो, जोसेफ गिर्नल द्वारा। जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो लिख लो, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप खाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा कर देंगे, ठीक है, आप विभिन्न परीक्षाएं देंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न बनते हैं। नीच जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है जोसेफ गिर्नल द्वारा। अब ध्यान से सुनना, नीच मतलब क्या है? कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है आपका। देखो, हर स्पीशीज का अपना एक फंक्शनल रोल रहता है, ये मानते हो? सबका एक फंक्शनल रोल रहता है। जैसे अगर हम आपके परिवार की बात करें, आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबका
अपना अपना एक फंक्शनल रोल है। मदर को जब हम डिफाइन करते हैं तो मदर को कहते हैं कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका भरण पोषण करती है, उसको प्यार देती है, दुलारती है, ठीक है, उसकी देखभाल करती है, तो उसका वो फंक्शनल रोल हो गया, ठीक है, जिसमें बच्चे को जन्म देना भी उसका एक फंक्शनल रोल हो गया। पिता की बात करते हैं, माता पिता की बात करते हैं तो भोजन की व्यवस्था करना, अपने बच्चे को भोजन देना, शिक्षा देना, तो ये सब क्या है, उनका फंक्शनल रोल हो गया। तो इसी तरीके से हर स्पीशीज का अपना एक पर्टिकुलर नीच होता है, ठीक है, उनका कुछ फंक्शनल रोल होता है। ये कॉन्सेप्ट जोसेफ ग्रिंडल द्वारा दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, नोट करते चलो जो जो पॉइंट बता रही हूं। उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखिए, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट जो है ये वॉल्टर जी रोजेन द्वारा दिया गया है, ये भी पूछा गया है। ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया है? वॉल्टर जी रोजेन द्वारा। नोट कर लीजिए इसको भी। तो ये फोर्थ हो गया, ठीक है। फिर फिफ्थ लिखो, फूड चेन। हमने कई बार लास्ट क्लास में आपसे बात की है कि फूड चेन कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया है। लिख लो, चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया है, ठीक है। इकोलॉजी जो टर्म है वो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा प्रोवाइड किया गया है, कॉइन किया गया है। इकोसिस्टम आर्थर टांसले द्वारा। नीच कॉन्सेप्ट जोसेफ ग्रिंडल द्वारा। बायोडाइवर्सिटी वॉल्टर जी रोजेन द्वारा। फूड चेन और फूड वेब चार्ल्स एल्टन द्वारा। क्लियर है? चलो, इसके बाद लिखो हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट अभी हमने देखा है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, और मैंने आपको बताया है नॉर्मन मायर्स द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्मन मायर्स द्वारा। लिख लीजिए। क्लियर है क्लास? इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूछ लिया जाता है ये सारे प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं यहां पर। फिर लिखिए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर लिखिए, ये एडवर्ड स्विस द्वारा। बस सारे टर्म्स को लिख लीजिए, ये टर्म्स किसके द्वारा कॉइन किए गए हैं इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को जल्दी से ख़त्म करेंगे। क्लास प्लेलिस्ट अलग मैंने बना दी है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है जिसमें पॉलिटी के लेक्चर्स की नंबरिंग मैंने करवा दी है, हिस्ट्री के भी, आधुनिक भारत के भी लेक्चर्स की नंबरिंग करा दी गई है। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को अब इशू नहीं हो रहा होगा कि मैम लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इन्वायरमेंट के लेक्चर्स को इसीलिए मैं लिखती चल रही हूँ, इन्वायरमेंट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस को देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस को देखेंगे। इन्वायरमेंट के किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए क्लास, ये जो सेशंस होते हैं भले आपके रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन थोड़ा इंटरेक्टिव सेशंस रखा करिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को फिर क्लियर कराया जाएगा। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी अगर चल रही है तो इसमें किस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, बेझिझक ऐश्वर्या मैम को बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं उन चीज़ों को आपसे डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और लास्ट में जाते जाते जो चीज़ मैं हर क्लास में अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ कि सबसे पहला विश्वास खुद पर होना चाहिए, ठीक है। खुद पर विश्वास रखिए कि हमें खुद पर विश्वास है, हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपना कर्म देंगे तो सही समय आने पर हमें सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो खुद पर विश्वास रखिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हो, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो उन पर विश्वास रखिए। अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और उस समय के बारे में सोचिए जब आपका भी नाम सिलेक्टेड लिस्ट के कैंडिडेट जो लिस्ट निकलती है उसमें होगा, तो कितनी खुशी मिलेगी। उस क्षण के बारे में सोचकर परिश्रम करिए, वो समय बहुत ही जल्दी आएगा। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू।